माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पेपर द्वितीय में विनिमय साध्य विलेख की स्वीकृति और प्रतिज्ञा पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, जब एक विलेख पर अस्वीकृति नहीं दी जाती तो उसे अनादृत विलेख माना जाता है। धारा 91 के अनुसार निम्न अवस्थाओं में विलेख अस्वीकृत माना जाता है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, जब एक विलेख का स्वीकारकर्ता अपनी स्वीकृति देने से मना कर दे, जब स्वीकारकर्ता स्वीकृति देने के लिए सक्षम नहीं होता, या जब विलेख का स्वीकारकर्ता मर्यादित स्वीकृति का प्रस्ताव रखता है, या जब एक विलेख को स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया जाता है, और जब विलेख स्वीकारकर्ता का पता यथोचित खोज के पश्चात भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट, स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। नेक्स्ट, धारा 61 के अनुसार दर्शनी बिल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि विनिमय बिल मांग पर या किसी निश्चित तिथि को देय है तो उसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। दर्शनी बिल को स्वीकृति मांग के अधिकारी व्यक्ति द्वारा विलेख को लिखने के उचित समय के भीतर व्यावसायिक दिन या व्यावसायिक कार्य दिवसों में या घंटों में उचित स्थान पर उसके देनदार के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि यथोचित खोज करने के उपरांत भी ऐसे व्यक्ति का पता नहीं चले तो प्रस्तुति न करने पर दोषी व्यक्ति के प्रति सभी पक्ष दायित्व मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रस्तुति किसको और किसके द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए स्वीकृति के लिए प्रस्तुति स्वीकृति मांगने के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए। प्रस्तुति किसको की जाए, इसके लिए धारा 75 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह प्रस्तुति देनदार अथवा उसके अभिकर्ता को, या कि यदि देनदार की मृत्यु हो गई हो तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को, यदि देनदार दिवालिया घोषित हो गया तो उसके राजकीय प्रापक को ही की जानी चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्तुति का समय और स्थान। जहाँ कोई समय निर्दिष्ट नहीं हो वहाँ यथोचित समय में बिना देरी किए प्रस्तुति कर देनी चाहिए। लापरवाही के कारण किया गया विलंब अक्षम्य होगा। प्रस्तुति का स्थान निश्चित हो तो उसी स्थान पर प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। निश्चित स्थान के अभाव में व्यवसायिक कार्यालय या संस्थान अथवा निवास स्थान पर बिल स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। धारा 63 के अनुसार विनिमय बिल देनदार के पास अधिक से अधिक 48 घंटे तक छोड़ा जा सकता है। इस समय के समाप्त हो जाने पर धारक विनिमय बिल को अस्वीकृत समझ सकता है। स्वीकृति की तिथि अंकित कर देनी चाहिए जिससे कि दर्शनी बिल की देय तिथि निश्चित की जाती है। नेक्स्ट, स्वीकृति कौन दे सकता है। सामान्यतः बिल की स्वीकृति वही व्यक्ति दे सकता है जिसके नाम से बिल लिखा गया हो, परंतु कभी कभी देनदार के अलावा अन्य व्यक्ति भी स्वीकृति दे सकते हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार देनदार, प्रतिष्ठार्थ स्वीकारकर्ता और अधिकृत अभिकर्ता। नेक्स्ट, यथाविधि भुगतान। विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान करना जोखिम भरा हुआ होता है। भुगतानकर्ता बैंकर अथवा विनिमय बिल के स्वीकारकर्ता द्वारा विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान सही व्यक्ति को किया जाना चाहिए। गलत भुगतान हो जाने पर यह पक्षकार उत्तरदायी नहीं होते। धारा 10 में दी गई परिभाषा के अनुसार यथाविधि भुगतान ऐसा भुगतान होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके अधिपत्र में अधिकार में विपत्र है, उस विपत्र के स्पष्ट आशय के अनुसार सद्भाव से तथा बिना असावधानी के ऐसी परिस्थिति में किया जावे जिसे विश्वास करने का कोई युक्ति संगत आधार न हो कि वह व्यक्ति विपत्र में निर्दिष्ट रकम का भुगतान लेने का अधिकारी नहीं है। यथाविधि भुगतान की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, स्पष्ट आशय के अनुसार भुगतान। विपत्र का भुगतान उसके पक्षकारों के सही स्पष्ट आशय के अनुसार किया जाना चाहिए। भुगतान नगद में या समाशोधन ग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। यदि बैंकर उत्तर दिनांकित चेक का भुगतान उसमें लिखित तिथि से पहले करता है या रेखांकित चेक का भुगतान खिड़की पर करता है तो इसे यथाविधि भुगतान नहीं माना जाएगा। सद्विश्वास, भाव और लापरवाही के बिना किया गया भुगतान। बैंकर को चेक का भुगतान सद्भाव और ईमानदारी से करना चाहिए तथा धोखाधड़ी से दूर रहना चाहिए तथा इसी प्रकार भुगतान करते समय लापरवाही भी नहीं बरतनी चाहिए।
यदि किसी चेक का भुगतान लापरवाही से कर दिया जाए तो उसे यथाविधि भुगतान नहीं कहा जाता। संदेह रहित परिस्थितियों में यथाविधि धारक को भुगतान ऐसी परिस्थिति में किया जाना चाहिए जिसमें विपत्र के धारक और उसका भुगतान लेने के अधिकार के बारे में कोई संदेह नहीं हो। उदाहरण के लिए यदि बैंक चेक का लेखक उस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक को मना कर दे तो उस चेक के धारक को भुगतान लेने का अधिकार नहीं रहता। यदि बैंक ऐसे चेक का भुगतान कर देता है तो वह यथाविधि भुगतान नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिस्थितियों में यह प्रकार से भुगतान यथाविधि भुगतान नहीं कहे जा सकते। एक चेक जिस पर 15 जुलाई 2020 की तारीख लिखी हुई है परंतु वह यदि 5 जुलाई 2020 को ही उसका बैंक भुगतान कर दिया जाता है तो ये भुगतान यथाविधि भुगतान नहीं होगा। उसी प्रकार एक चेक जिस पर बड़ौदा बैंक के नाम से विशेष रेखांकन किया हुआ है परंतु इसका पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रस्तुत करने पर भुगतान कर दिया जाए तो ये भी यथाविधि भुगतान नहीं होगा। जब आहरणकर्ता के जाली हस्ताक्षर वाले चेक का भुगतान भी यदि बैंक कर दिया तो ये भी यथाविधि भुगतान नहीं हो सकता। यदि चेक पर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया और उसका बिना पुष्टि के उसका भुगतान कर दिया जाए तो ये भी यथाविधि भुगतान नहीं होगा। ग्राहक ने अपने द्वारा निर्गमित किसी चेक का भुगतान न करने का बैंक को आदेश दिया था और बैंक ने उसका भुगतान कर दिया है तो ऐसी स्थिति में भी यह भुगतान यथाविधि भुगतान नहीं होगा। संदेहात्मक परिस्थितियों में बैंक ने बिना उचित जांच के चेक का भुगतान कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में भी यथाविधि भुगतान नहीं होगा। नेक्स्ट, विधि विरुद्ध प्राप्त किए गए विपत्र। कभी कभी विनिमय साध्य विलेख विधि विरुद्ध तरीकों से अर्थात चोरी, कपट, जालसाजी या अन्य परिस्थितियों में या अपराधों के कारण प्राप्त किए जाते हैं। तो विनिमय साध्य विलेख की धारा 58 के अनुसार ये विनिमय साध्य विलेख खो जाता है या किसी अपराध या धोखे द्वारा प्राप्त किया जाता है या अवैध प्रतिफल के बदले प्राप्त किया जाता है तो ऐसे विपत्र पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को उस विपत्र पर देय राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन ऐसे विपत्र पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति यथाविधि धारक है तो उसे उस विपत्र की राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट, खोए हुए विपत्र। यदि कोई विपत्र देय होने से पहले ही खो जाए और किसी व्यक्ति को पड़ा हुआ मिल जाए तो वह उसका स्वामी नहीं बन सकता, वह उस पर अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। उसे लेखक या स्वीकारकर्ता को उसके भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकता। चुराए गए विपत्र। चुराए गए विलेख पर चोर न तो स्वामित्व प्राप्त कर सकता है न ही संबंधित पक्ष को भुगतान के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन यदि चोर किसी विनिमय साध्य विलेख को जो वाहक को दे है किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है जो उसका यथाविधि धारक बन जाता है तो उसे उस विपत्र पर अच्छा स्वामित्व मिल जाता है। कपट से प्राप्त किए गए विपत्र। यदि कोई व्यक्ति कपट या जोर जबरदस्ती से कोई विनिमय साध्य विलेख प्राप्त करता है तो उसे ऐसे विपत्र पर अच्छा स्वामित्व नहीं मिलता और वह उसके भुगतान के लिए संबंधित पक्षकारों को भी बाध्य नहीं करता। लेकिन उसके हस्तांतरण से कोई इसका यथाविधि धारक बन जाता है तो धारक की स्थिति पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, विधि विरुद्ध प्रतिफल के बदले में प्राप्त किया गया विपत्र। यदि किसी विनिमय साध्य विलेख के लिए दिया गया प्रतिफल विधि विरुद्ध या अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है या किसी कानून के अंतर्गत विशेष रूप से वर्जित किया गया है तो ऐसे विपत्र का अनुबंध प्रभाव शून्य हो जाता है और उसके प्रति किसी भी पक्षकार का कोई भी दायित्व नहीं रहता। जाली विपत्र हो। जाली विपत्र ऐसा विपत्र है जिस पर कल्पित या वास्तविक व्यक्ति के हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कपटपूर्ण दोषपूर्ण ढंग से किए जाते हैं। ऐसा विपत्र पूर्णतः अप्रभावी होगा, उसका धारक भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जालसाजी के होते हुए भी यदि धारक भुगतान प्राप्त करने में सफल हो जाता है तभी भी वह उस राशि को अपने पास नहीं रख सकता। विलेख की असली स्वामी अपकृत्य के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध दावा कर सकता है जिसने उसे प्राप्त किया है। यह सिद्धांत प्राकृतिक रूप से सर्वव्यापक है जिसके कारण यथाविधि धारक ही इससे मुक्त नहीं हो सकता। जालसाजी पुष्टिकरण करने योग्य भी नहीं है। नेक्स्ट, अपराध द्वारा प्राप्त किए गए विपत्र।
यदि कोई विपत्र अपराध का सहारा लेकर प्राप्त किया गया है तो उसका धारक किसी भी पक्षकार से ऐसे विपत्र की राशि तब तक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जब तक कि वह व्यक्ति यथाविधि धारक नहीं हो। अनादरण के पश्चात प्रलेख किसी विलेख का ऐसा धारक जो उसे अनादरण के पश्चात प्राप्त करता है उसे अन्य पक्षकारों के विरुद्ध केवल वे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जो अंतरक के थे। उदाहरण के लिए अन्य पक्षकारों से इस विषय का राशि प्राप्त करना, क्योंकि पृष्ठांकृति भी ऐसा नहीं कर सकता था। परिपक्वता के पश्चात प्राप्त विलेख किसी अतिदेय या निलंबित विलेख का धारक भी इसे अंतरक के स्वत्व से दोष होने के कारण प्रभावित होता है। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा पत्र। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है। यह बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं और उसमें किसी निश्चित व्यक्ति को या किसी आदेशित व्यक्ति को या विलेख के वाहक को निश्चित रकम भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। इसमें प्रतिज्ञा पत्र की ये विशेषताएं होती है। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा पत्र भी लिखित होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र लिखित होने के लिए प्रतिज्ञा पत्र की भाषा किसी भी से संबंध में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसे लिखने वाला किसी भी भाषा में प्रयोग कर सकता है। बैंक नोट या करेंसी नोट से प्रतिज्ञा पत्र अलग होता है। प्रतिज्ञा पत्र बैंक नोट और करेंसी नोट से अलग होता है। भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं तथा बैंक नोट बैंक विशेष की शाख पर प्रचलित होते हैं। करेंसी नोट का संचालन भारतीय मुद्रा अधिनियम के अधीन किया जाता है। शर्त रहित प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा पत्र में धनराशि के भुगतान की स्पष्ट और शर्त रहित प्रतिज्ञा होनी चाहिए। केवल ऋण की स्वीकृति का उल्लेख प्रतिज्ञा पत्र नहीं कही जा सकती। लेख पत्र में रकम के भुगतान करने की प्रतिज्ञा होनी आवश्यक है। निश्चित धनराशि। प्रतिज्ञा पत्र की देय धनराशि निश्चित होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भुगतान वस्तुओं में करना चाहे तो उसे प्रतिज्ञा पत्र नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, निश्चित लेखक। प्रतिज्ञा पत्र में स्पष्ट होना चाहिए कि भुगतान का दायित्व किसका है। हस्ताक्षर करने वाले को स्पष्ट कर देना चाहिए कि भुगतान का दायित्व उसका स्वयं का है या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है। संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र में भी स्पष्ट होना चाहिए कि प्राथमिक दायित्व किसका है। प्राप्तकर्ता। लेखक की भांति प्रतिज्ञा पत्र का प्रापक या आदाता भी निश्चित होना चाहिए। अगर प्रापक का नाम गलत लिख दिया तो उसे पद के द्वारा भी निश्चित किया जा सकता है। अगर प्रापक के स्थान पर लेखक स्वयं का नाम लिख देता है तो वह प्रतिज्ञा पत्र भी व्यर्थ माना जाएगा। भुगतान का समय। प्रतिज्ञा पत्र में लिखी धनराशि का भुगतान निश्चित अवधि के पश्चात या मांग करने पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, लेखक के हस्ताक्षर। प्रतिज्ञा पत्र पर लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए, अन्यथा उसे प्रतिज्ञा पत्र नहीं कहा जा सकता है। यदि तार द्वारा कोई व्यक्ति भुगतान का वचन देता है तो हस्ताक्षरों के अभाव में उसे प्रतिज्ञा पत्र नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार मूल्य प्राप्त। सामान्यतः प्रतिज्ञा पत्र पर मूल्य प्राप्त हुआ शब्द लिख दिया जाता है, लेकिन इन शब्दों का कोई वैधानिक महत्व नहीं होता। स्टाम्प। भारतीय स्टाम्प नियमों के अनुसार सावधि प्रतिज्ञा पत्रों पर आवश्यक राशि का स्टाम्प लगाना आवश्यक है, अन्यथा ये लेख पत्र व्यर्थ होगा। नेक्स्ट, थैंक यू।